हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के 2020 पेपर के। ये 2020 पेपर के हम वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने आप प्लेलिस्ट में 2021 का पेपर हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। 2022 का पूरा डिटेल्ड जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी हमने कवर कर दिया है। इस वीडियो में हम 2020 के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं उनको कवर करेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सबको भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद आप सभी को पता है जैसे कि 2022 में हुआ था, 2022 में हमारे पास एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से अराउंड 6000 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में अपना जो पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था एचटेट का, और उनमें से सिर्फ 475 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे। मतलब बहुत ही कम रेशो था जो स्टूडेंट एक्चुअल में एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री को क्लियर कर पाए थे। तो अभी जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारे केमिस्ट्री का टोटल देखो, टोटल आपका 150 का पेपर होता है। तो 150 में से आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी में, और बाकी के लिए थोड़ा बहुत कम मार्क्स होते हैं। तो हमारा जो 60 मार्क्स का केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, इस 60 मार्क्स में से हम 55 प्लस मार्क्स इजीली ले सकते हैं अगर हम अभी से, ठीक है, एक मंथ भी रेगुलर पढ़ लें। ठीक है, बिकॉज आप सभी की एमएससी केमिस्ट्री की होती है। तो अगर आप थोड़े बहुत बेसिक्स देख के चले जाते हो, 11-12 के बुक्स देख लेते हो एक प्रॉपर वे में, तब भी आप 55 प्लस ईजिली स्कोर कर दोगे। और जो भी हमारे 5 साल के पेपर हुए हैं, ठीक है, 5 ईयर्स पेपर हुए हैं, उनको सोल्यूशन करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? कम से कम 10 क्वेश्चन इनमें से क्या हो जाते हैं, आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ जो रिपीट हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे, 10 क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। अबाउट माई सेल्फ ब्रजेश सिंगला, आई एम फ्रॉम पंजाब। I have done my MSc in chemistry and in CSI net I have scored ऑल इंडिया रैंक 47। उसके बाद देखो हमारे पास, अगर जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एचटेट पीजीटी के लिए, तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, केमिस्ट्री A to Z, जिसके अंदर पूरी जो टेस्ट सीरीज है आपको सिर्फ 250 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि हमारे एचटेट सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के पोर्शन के लिए होगी। उसके बाद देखो हमारे पास वीडियो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 2020 का पेपर हुआ था, पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास एल्कीन होता है, जब इसके साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट करता है तो जो डबल बॉन्ड होता है ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है और दूसरे कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें, पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, इस तरह का। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है। सेकंड ऑप्शन देखो हमारे पास फिनाइल है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CHCH3। थर्ड ऑप्शन देखो हमारे पास, ये दो फिनाइल ग्रुप्स है हमारे पास, और यहाँ पे CH3। और लास्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्डेड CHNO2। अब सभी को पता है हमारे पास डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और दूसरी जगह कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़कर। ठीक है, आप तोड़ लेना, बारी बारी स्टेप मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, तो ये कार्बोकेटाइन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेंजीन रिंग के साथ, ये वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इसमें साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो रेजोनेंस हो रहा है। और साथ में जो एल्कीन है उसको अल्फा हाइड्रोजन भी क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं।
अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है साथ में। यहाँ पे 2 रिंग्स का रेजोनेंस है, ठीक है, 2 रिंग्स का क्या है, रेजोनेंस है, तो ये तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उल्टा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, तो थर्ड सबसे पहले आएगा और फोर्थ सबसे लास्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाएगा। सेकंड क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है। और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये ऑर्डर बन जाएगा। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के लिए इनकरेक्ट है। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें काफ़ी सारे एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं लैटिस की फॉर्म में। तो अब जब लैटिस के अंदर कुछ वेकेंट स्पेसेस बच जाती है, लैटिस के अंदर हमारे पास कुछ वेकेंट स्पेसेस बच जाती हैं, ये इन वेकेंट स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स, या इन्हीं का नाम होता है हमारे पास वॉइड्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, या तो इंटरस्टिशियल साइट्स बोल दो या इनको हम बोलते हैं वॉइड्स। अब वॉइड्स के अंदर जब कोई स्मॉल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन आके ट्रैप हो जाए, बोरोन, ठीक है, जो भी छोटे एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो आगे ट्रैप हो जाए यहाँ पे, तब हमारे पास फॉर्मेशन होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में होता क्या है, जैसे वॉइड्स में आके, वॉइड्स के कारण क्या था, क्रिस्टल की जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कम था, पर जब हमारे पास छोटे एटम आके यहाँ पे ट्रैप हो गए, छोटे एटम यहाँ पे आके ट्रैप हो गए, तो स्पेस फुल हो गई, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारे पास। ये मेटेलिक कंडक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हार्ड हो जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, NCERT के पॉइंट से। बट दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये गलत है। वो क्या होता है, केमिकली अनरिएक्टिव हो जाते हैं। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, केमिकली अनरिएक्टिव। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके पास, सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइजेस इन दिस स्ट्रक्चर, और आपसे पूछा है यूनिट सेल की लेंथ ही है, और आपसे पूछा है डेंसिटी पूछा है सीजियम ब्रोमाइड का। तो हमारे पास डेंसिटी पूछा उसने। देखो फेमस क्वेश्चन होता है डेंसिटी के, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास Z इंटू ए, Z इंटू मोलर मास लगा लो। Z क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, Z इंटू मोलर मास ओवर एज लेंथ का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करने मुश्किल होते हैं बिकॉज इतनी कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे। देखो उसने बोला है जो सीजियम ब्रोमाइड है वो BC स्ट्रक्चर में लाई करता है। ठीक है, किस में लाई करता है, BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो BCC का क्या मतलब होता है, जो सीजियम प्लस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। जो सीजियम प्लस है हमारे पास, सीजियम प्लस बॉडी सेंटर वॉइड में प्रेजेंट होंगी, बॉडी सेंटर वॉइड, सॉरी, ये बॉडी सेंटर वॉइड। और जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन होंगे वो कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रोमाइड्स आयन कितने हो गए हमारे पास, ब्रोमाइड आयन हो गए 8 कॉर्नर होते हैं, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो इफेक्टिवली ब्रोमाइड आयन कितना आ जाएगा 1। और सीजियम आयन कितने होते हैं हमारे पास, बॉडी सेंटर के ऊपर है तो बॉडी सेंटर के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, सीजियम ब्रोमाइड, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, और जो कॉमन फैक्टर आ जाता है एक्चुअल में यही हमारा क्या होता है, Z होता है। जो कॉमन फैक्टर आ जाता है वही हमारा Z होता है। तो इस केस में Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोलर मास सीजियम का आपको दिया है 133 और ब्रोमाइड का दिया है 80, तो सीजियम ब्रोमाइड का बन जाएगा 133 प्लस 80, डेट इज 213 ओवर ए क्यूब। देखो जब आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है तो एज लेंथ को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 436.6 पिकोमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 436
6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो यहाँ पे ए क्यूब कर लो आप सिंपल, 436.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10⁻23। तो इसको एक बार मैंने सॉल्व कर लेता हूँ ये कैलकुलेटर से। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो इसको सॉल्व करने की, बट मैं एक बार ट्राई कैलकुलेटर से कर लेता हूँ इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 इंटू 213 ओवर, जब हम 436.6 का क्यूब लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 8.32 इंटू 10⁻⁻7। जब हमने इसका क्यूब किया तो 10⁻⁻10 का क्यूब किया तो 10⁻⁻3 30 इंटू 6 इंटू 10⁻23 सॉरी। तो ये वाला फैक्टर कट जाएंगे, देखो 10⁻7 और 10⁻23 30 हो जाएगा और -30 ये आपस में कट जाएंगे। तो डेंसिटी की वैल्यू बच जाएगी 213 ओवर 8.32 इंटू 6.022। तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगी 4.25। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। देखो मैंने पूरा मेथड आपको समझा दिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका खुद का होता है, बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट पे देखना चाहिए, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन होती है और हमारे जो टाइम वेस्ट होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट देखो, ये हमारा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते तो उसने बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C3H6O और आपको एक ट्रिपलेट दिया है, ये ट्रिपलेट, और एक क्वाड्रेट दिया है और एक आपको सिंगलेट दिया है, और पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। तो मुझे बताओ ट्रिपलेट आने का क्या मतलब है, ट्रिपलेट कब आता है, 2 हाइड्रोजन की वजह से। ये क्वाड्रेट कब आया होगा, 3 हाइड्रोजन की वजह से। तो ऐसा कौन सा स्पीशीज है जिसमें 3 हाइड्रोजन है, मुझे सिर्फ फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो आपको साथ में पता होगा कपलिंग का इतना कॉन्सेप्ट पता होगा। जो ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, इसके इस कार्बन के साथ कपल होंगे तो इस कार्बन को कितने में स्प्लिट कर देंगे, N+1, मतलब 2+1। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रिपलेट आ जाएगा। इस कार्बन का क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। सिमिलरली ये 3 हाइड्रोजन की वजह से, ये 3 हाइड्रोजन की वजह से इसका क्या आ जाएगा, N+1 मतलब 4, 4 का मतलब क्वाड्रेट आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्वाड्रेट आ जाएगा। तो और इसका जो हाइड्रोजन अलग से है, इसका हमारे पास सिंगलेट आ जाएगा, इसका हमारे पास सिंगलेट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है, 9.7 ppm, अगर हम केमिकल शिफ्ट की बात करें। तो देखो इजी क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ी बहुत भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का आइडिया था। तो देखने से तो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट हाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी था कि आपको पता होना चाहिए था N+1 रूल का, ठीक है। N+1 रूल पढ़ाया जाता है आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। यहाँ पे N+1 रूल का यूज था हमारे पास। नेक्स्ट देखो हमारे पास गोल्ड नंबर का कैलकुलेशन करवाया गया है। तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ गोल्ड नंबर का। ऊपर होता है हमारे पास नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक क्लोइड, लायोफिलिक क्लोइड। नीचे होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ NaCl इन ml इंटू 10, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इंटू 100 नहीं होता, इंटू 10 होता है। तो देखो हमारे पास कितना मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड ऐड किया गया है, 0.025 ग्राम, बट हमने वैल्यू लेनी है मिलीग्राम में, है ना। हमने वैल्यू किस में लेनी है, मिलीग्राम के अंदर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.025 ग्राम है, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। और नीचे वॉल्यूम ऑफ NaCl कितना लिया है, 10 ml लिया है, बिल्कुल सही है, इतना ही लेना था।
और इनटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, सिंपल। तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ठीक है 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था इसका, गोल्ड नंबर का। गोल्ड नंबर बेसिकली क्या होता है कि लायोफिलिक क्लोइड की प्रोटेक्शन पावर को बताता है, कितना हमारा लायोफिलिक क्लोइड है प्रोटेक्ट कर सकता है लायोफोबिक क्लोइड को फ्रॉम इट्स कोएगुलेशन। नेक्स्ट देखो हमारे पास उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आपको पता होगा जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करवा देते हैं बैक पेयरिंग करवा देते हैं। बैक पेयरिंग से अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पहली स्टेटमेंट क्या है हलाइड्स, आपको पता है जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया साइनाइड हो गया ये हमारे पास क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो पहले दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हलाइड्स हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखो Fe(F6-3) इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नहीं बना सकता। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आउटर फील्ड होगा बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो ध्यान रखना जो बैक पेयरिंग होती है, जब बैक पेयरिंग होती है तभी हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिकॉज फ्लोरीन क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, तो वो बैक पेयरिंग नहीं करवा पाता। अगर बैक पेयरिंग नहीं होगी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी आयरन के केस में नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ आएंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, आपसे पूछा गया है पैन की फुल फॉर्म। ठीक है, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा पर ऑक्सी, ठीक है, असाइल नाइट्रेट। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O क्या होता है असाइल, पर ऑक्सी मतलब दो ऑक्सीजन आपस में लिंक होते हैं और इनके साथ क्या अटैच है नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं पैन। ठीक है, पैन का मतलब होता है देखो यहाँ पे ये वाला क्या है ये लिंकेज होती है हमारे पास पर ऑक्सी लिंकेज, और ये हो गया एसिटाइल या इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये हो गया नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाता है हमारे पास पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट। ठीक है, एक पेन और होता है वो होता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, ये आप कहाँ पे पढ़ते हो पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हो। जैसे ये वाला कंपाउंड होता है हमारे पास इसको हम बोलते हैं क्या एक्राइलो नाइट्राइल, इसको हम क्या बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। जब इसका हम पॉलीमर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, उसको भी हम पैन बोल देते हैं। तो अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी हम करेक्ट मानते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दोनों का नाम हम शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो जो पैन है वो पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जब हमने HCl गैस को पास किया किससे सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेट। देखो कोई चीज़ प्रेसिपिटेट कब होती है, ठीक है, मैं आपको प्रेसिपिटेशन की कंडीशन बताता हूँ। कोई चीज़ प्रेसिपिटेट कब होगी मतलब वो कब पानी में नहीं सॉल्युबल होगी, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती है जब हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट किससे ज़्यादा हो जाए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से।
कि जब आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है तब हमारे पास कंडीशन होती है प्रेसिपिटेशन की। तो ऑप्शन बन जाएगा द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आप अगर ऑप्शन चेक करोगे ना तो यहाँ पे ये साइनाइड वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो बैक पेयरिंग हो जाती है, बैक पेयरिंग से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट तो कम हो जाएगा ना। तो इन दो ऑप्शन को तो चेक ही मत करो, लास्ट तो चेक कर लो। तो यहाँ पे आयरन +3 में है तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। नीचे T2G लेवल होता है, ऊपर EG लेवल, T2G EG, ये लो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N=5 आ गए यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 में D6 होता है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये T2G लेवल, ये EG लेवल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, वहीं मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को, क्वेश्चन नंबर 100, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक बेसिक सिस्टम होता है, एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम H+ का सोल्यूशन भर देते हैं। उसके अंदर क्या भरते हैं हम, HCl का 1 मोलर सोल्यूशन भर देते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम होता है, इस तरह का सिस्टम होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेटिनम वायर होती है, यहाँ पे क्या होती है, प्लेटिनम वायर होती है। और यहाँ पे हम एक चारकोल ऐड कर देते हैं बेसिकली। ये चारकोल, चारकोल का काम क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस हम यहाँ से फिल करते हैं, कि यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस हो जाती है वो इस पर्टिकुलर जो प्लेट होती है इसके ऊपर जाके चिपक जाती है और हमारी जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो हमारी परफॉर्म होती है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे प्लेटिनम को हम यूज़ करते हैं एज वायर। ठीक है, प्लेटिनम वायर का काम क्या होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे अब्जॉर्व करवाना। हाइड्रोजन है, इसका काम क्या होता है, प्लेटिनम वायर का काम होता है यहाँ पे हाइड्रोजन को अब्जॉर्व करवाना, सो डैट वो H+ के साथ कांटेक्ट में आके हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो परफॉर्म कर सके। तो क्वेश्चन क्या है, देखो इसका नाम ही स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस तो मानेंगे। 1 मोलर कंसनट्रेशन होती है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर बिल्कुल 1 बार होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो नो ट्रू तो हमारे पास डी ऑप्शन ही बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये बोल्ड भी क्या रहा है, इट कंटेन्स अ मेटेलिक कंडक्टर, बिल्कुल कंटेन करता है, विच डज नॉट अब्जॉर्व हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को अब्जॉर्व करने के लिए तो ऐड किया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ उन्होंने यहाँ पे नोट वर्ड को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, उसमें पूछा गया है स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √S × S+1 H कट। ठीक है, H कट को H/2π लिख देते हैं, तो S × S+over H/2π। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का फॉर्मूला। ये अगर आपसे ऑर्बिटल का पूछ ले तो ऑर्बिटल का होता है L × L+1 H/2π। यहाँ पे L एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, बट उसने तो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का पूछा है। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PH3। ठीक है ना, तो आपसे PH3 के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इट इज़ लेस बेसिक देन NH3, बिल्कुल सही है। जो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर होता है NH3,
फिर PH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये इनकी बेसिसिटी का हमारे पास ऑर्डर होता है। तो ये पहले वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ लेस पॉइजनस देन NH3। चलो हमारा स्टेटमेंट तो पहले ही सही हो गया, तो ऑप्शन तो यहीं पे बन गया। तो इट इज़ लेस पॉइजनस देन NH3, तो ज़्यादा पॉइजनस होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद बॉन्ड एंगल ऑफ PH3 इज ग्रेटर देन NH3, ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारे पास। गलत क्यों है हमारे पास? गलत क्यों है? बिकॉज PH3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है। ड्रैगो मॉलिक्यूल के अंदर जो एंगल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, और NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, इट डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखो जब हाइड्रोजन है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो शो करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 1 था। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है NH3, और इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ये डाई एजोटाइजेशन का हमारे पास रिएजेंट होता है। अगर इसका नाम करना हो तो इसका नाम करेंगे हम N मिथाइल, N पे मिथाइल है ना, और एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaNO2 प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके हमारे पास HNO2 बना देते हैं, मतलब नाइट्रस एसिड फॉर्म कर देते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन देखो कैसे होती है। यहाँ पे NH है और यहाँ पे CH3 अटैच है, कुछ नहीं, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। और नाइट्रस एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं OH, ये OH ऐसे लिख सकते हैं, और फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होता है हमारे पास नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, HONO का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, HNO2 का। तो यहाँ से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, तो बचता क्या है देखो ध्यान से। ये रिएक्शन याद करने वाली थी। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, और फिर यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन के अंदर मेंशन किया गया है। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास सेकंड ऑप्शन के अंदर मेंशन किया गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो कंपाउंड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। क्लियर है? ये भी कुछ क्वेश्चन अच्छा है, तो ये आप नोट कर लेना स्पेशली। उसके बाद देखो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, जिसको हम क्लोरल बोलते हैं, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? क्लोरल। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो DDT का फॉर्मेशन होता है, DDT का फॉर्मेशन होता है, और DDT का स्ट्रक्चर हमें फर्स्ट बड़ा दिया है, तो बना के दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो हमारे पास कंपाउंड होता है क्लोरल, ठीक है ना, एक कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन अटैच होते हैं, फिर C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं, या ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट्स के साथ। इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट्स के साथ, और इनके जो पैरा हाइड्रोजन है एक्चुअल में यही रिमूव होते हैं, और रिएक्शन करवाते हैं हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है हमारे पास? एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब पानी निकाल देता है। तो पानी निकलेगा कहाँ से? यहाँ से। ये लो पानी निकल गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है Cl3CH, यहाँ पे पैरा वाला कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे भी पैरा वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं DDT। अगर हमने इसकी फुल फॉर्म लिखनी हो तो फुल फॉर्म होती है P, पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, P, डाई क्लोरो, जो
बेंजीन क्या मतलब डाईफिनाइल, उसका यहाँ पे 3 क्लोरो है, ट्राई क्लोरो, और क्योंकि यहाँ पे मेन चेन में 2 कार्बन सारे हैं, ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका पूरा नाम होता है पैरा पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, जिसको हम शॉर्ट में DDT बोलते थे, जो कि एक एंटीसेप्टिक के तौर पे, सॉरी इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ होता है। जो किसके तौर पे यूज़ होता है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग। ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो इसने RS कॉन्फ़िगरेशन को भी मैच कर दिया और साथ में उन्होंने EZ कॉन्फ़िगरेशन को भी इंक्लूड कर दिया। और हमें नंबरिंग का भी आइडिया होना चाहिए, नंबरिंग कहाँ से होगी। देखो नंबरिंग का सिंपल रूल होता है, फंक्शन ग्रुप को मिनिमम प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब 4 पे ब्रोमो आएगा। यहाँ पे 3 पे ब्रोमो है, ये ऑप्शन तो कट गया मेरे पास। ठीक है, चलो एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया। और 2 पे क्लोरो आएगा, चलो बाकी सारी ऑप्शन में तो 2 पे क्लोरो ही है। ठीक है, और 2 पे मिथाइल भी है, चलो बाकी सभी ऑप्शंस में 2 पे मिथाइल भी दिया है। तो उसने स्टीरियोकेमिस्ट्री में घुमाया इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। देखो पहला हम EZ डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे Br अटैच है और यहाँ पे कुछ इस तरह का इधर को चेंज आ रही है। सिर्फ मैंने इतना सा पार्ट ड्रॉ किया है, मैंने सिर्फ इतना सा ही पार्ट ड्रॉ किया है जितना मुझे EZ कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करने के लिए चाहिए। देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और इधर ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन तो हो गई। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड डबल बॉन्ड के दोनों साइड प्रायोरिटी देते हैं। तो इसको CIP रूल के अकॉर्डिंग पहली प्रायोरिटी मिलेगी। देखो यहाँ पे कार्बन अटैच है, CH3 अटैच है, आपको पता होगा कार्बन को एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसको प्रायोरिटी पहले, इसको प्रायोरिटी 2, ये CIP रूल होता है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन है CH2, यहाँ पे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को पहली प्रायोरिटी और इसको सेकंड प्रायोरिटी। सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ गए, सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ गए, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड तो इसको हम बोलते हैं Z कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? Z कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। चलो Z कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ जाए, ये सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ जाए तो इसको हम बोलते हैं Z कॉन्फ़िगरेशन। देखो Z कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड ऑप्शन हम पहले काट चुके हैं, ये थर्ड ऑप्शन तो पहले ही काट चुके हैं। ये ई वाला ऑप्शन कट गया, ई वाला ऑप्शन कट गया, 4 पे Z। ठीक है, लो पहला ऑप्शन बन गया। तो हमें RS को सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया क्वेश्चन में तो RS को हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। बट मैं वीडियो सोल्यूशन करवा रहा हूँ तो आपको RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालनी सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो RS के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है डैश पे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मे बी आपके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले कभी, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ये कोई टफ नहीं होगा। तो मैंने इतना सा पार्ट ड्रॉ किया है बस, जितना मुझे चाहिए। ये देखो RS कॉन्फ़िगरेशन, इतना पार्ट ड्रॉ किया मैंने। तो RS कॉन्फ़िगरेशन हम इसे कायरल सेंटर के राउंड निकालते हैं। ये होता है हमारे पास कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, और यहाँ पे Cl अटैच है। यहाँ पे क्या है? Cl अटैच है। तो ध्यान से देखो, अगर हम प्रायोरिटी दें CIP रूल के अकॉर्डिंग, उतना पार्ट मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता होगा इसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इसको 1, इसको 2 मिल जाएगी, इसको 3 मिल जाएगी और इसको 4 मिल जाएगी। क्लियर है? तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा, कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे इसको प्रायोरिटी 1 मिल रही है, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3 और इसको प्रायोरिटी 4। तो रूल क्या बोलता है? हमने 1 से 3 की तरफ जाना है, इस तरह से 1 से 3 की तरफ जाना है और देखना है रोटेशन क्या है। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है तो उसको आर बोलते हैं, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उसको एस बोलते हैं। बट ये रूल तभी लगाना होता है अगर जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पे हो। तो जब हमने RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हम वेज पे रखते हैं जनरली, या डैश पे रखते हैं।
तो यहाँ पे तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में आ रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वेज डैश के अंदर। तो जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है वो तो समझ आएंगे, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनको ये समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो देखो हमने क्या करना है, मुझे पता है मैं फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाना चाहता हूँ, तो ये लो मैं ले आया फोर्थ को यहाँ पे, फोर्थ को यहाँ पे ले आया तो सेकंड को वहाँ पे भेज दो। कुछ नहीं, मैंने सेकंड और फोर्थ को आपस में इंटरचेंज कर दिया, एक इंटरचेंज कर दिया। बट एक इंटरचेंज नहीं करना होता, ये कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि एक चेंज नहीं करना, डबल चेंज करो। अगर हमने 2 को 4 के साथ चेंज किया है तो 1 को भी 3 के साथ चेंज कर दो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमने देखना है 1 2 3 का डायरेक्शन, तो 1 2 3 का डायरेक्शन दिखा हमने, तो वो डायरेक्शन कौन सा आया, क्लॉकवाइज आया। 1 2 3 का डायरेक्शन कौन सा आया, क्लॉकवाइज आया। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आया और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, तो ये होती है हमारे पास आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सेकंड कायरल सेंटर था इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आई है दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, और जो फोर्थ नंबर पे एल्कीन था इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वो आई है हमारे पास जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो ऑप्शन हम बिना आर एस के भी ला पा रही थी अगर हमें ई जेड का कॉन्सेप्ट पता था। तो वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन का भी आइडिया दे दिया है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो पहली रिएक्शन में इस पर्टिकुलर बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन एच बी आर के साथ करवाइए, ओ एच हटेगा बी आर लगेगा, सिंपल, पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। ये के सी एन के साथ साइनाइड माइनस आएगा, ठीक है, एस एन टू मैकेनिज्म शो कर देगा। तो यहाँ पे सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमारे पास एसिड बनता है, तो यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो ये इथेनोइक एसिड है, इसके ऊपर क्या अटैच है, फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 107, इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस में, सॉरी थर्माइट प्रोसेस में यूज नहीं होती। तो थर्माइट प्रोसेस कौन सा होता है, रिडक्शन का मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। कहाँ पे पढ़ते हैं हम, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं कहाँ पे, मेटलर्जी में, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। तो आपको पता है थर्माइट जो प्रोसेस होता है वो जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनके जॉइंट्स को कंबाइन करने में काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब रेलवे के दो ट्रैक्स को आपस में जॉइंट करते हैं तब हमारे पास एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, यूज़ होता है। नाम से क्लियर है, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, कहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस में थर्ड रिएक्शन हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरे को तो देखने से ही पता चल गया ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी कैसे है, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो चार्ज होता है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आता है, मेटा पे कभी नहीं आता। यहाँ पे मेटा पे नेगेटिव आया है तो डेफिनेटली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत होगा, बट फिर भी मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा। ये है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, ये है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर हमने शिफ्ट करवाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, ये फर्दर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई और यहाँ पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है हमारा, क्लियरली दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला भी बना है, देखो दिख रहा है, ये वाला भी बना है दिख रहा है, बट ये वाला नहीं बना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये हेयर क्रीम, ये हेयर क्रीम क्या होती है,
ये इमल्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। सभी को पता है बालों पे जो क्रीम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। ठीक है, बालों पे जो क्रीम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। तो जेल का मीनिंग क्या होता है? जब हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या होता है? लिक्विड। और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, जो हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ नहीं है, एक तरह की ये कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर दिए हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगा हमारे पास। 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CS। क्लियर है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी बिल्कुल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो डाइप्रोटिक एसिड के लिए देखो हमारे पास होता क्या है, जैसे कोई डाइप्रोटिक एसिड ले लेता हूँ मैं H2A टाइप का, तो पहला जब H प्लस देगा तो साथ में क्या बनेगा? HA माइनस। अब HA माइनस से क्या H प्लस निकालना इतना ईजी होगा या डिफिकल्ट होगा? देखो पहला जो हमारे पास H निकालना होता है वो ईजी होता है। अब वो नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास Ka1 होता है और ये Ka2 होता है। तो पहले तो हमने एक H निकाल दिया, ठीक है। अब जो नेगेटिव से एक H निकालना, नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना रिलेटिवली टफर हो जाता है। तो जो Ka1 होता है वो Ka2 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो Ka1 होता है Ka2 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब पहले केस में इजी डिसोसिएशन हो जाता है, H प्लस हमें ज़्यादा मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद देखो हमारे पास रिएक्शन दिया है, मिथानॉल की रिएक्शन करवाई है सैलिसिलिक एसिड के साथ विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो देखो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH होता है सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन मिथानॉल के साथ करवाई है और हमने हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो आपको जो स्मेल मिलती है वो किसकी होती है ये पूछा उसने। तो ये भी एक अच्छी रिएक्शन है। तो आप सभी को पता है एक एसिड ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप सभी को थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, जो मीथानॉल है मैं इसको CH3 और यहाँ पे OH को इस तरह से लिखता हूँ। तो आपको हमेशा याद रखना है जो OH जाता है वो एसिड का और जो H जाता है वो अल्कोहल का, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? पानी बाहर निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, यहाँ पे OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, OCH3 है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड क्या हो जाता है हमारे पास? फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद आपसे पूछा है कौन सी इनमें से जिंक की कार्बोनेट और है। तो जिंक ब्लेंड होता है ZnS। ठीक है, कैलामाइन होता है हमारे पास जिंक कार्बोनेट। इस फेलेराइट भी ZnS ही होता है एक तरह का, बट उसने पूछा कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनमें से ये तो आप खुद अपने एंड पे कर सकते हो। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा आप सर्च करना, अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करना। जो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड है।
थर्ड ऑप्शन क्या है इसके लिए करेक्ट है। उसके बाद देखो, ए कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स बोथ टू ऑब्जॉर्व CO2 एंड लिबरेट O2। तो ध्यान से देखो, CO2 में ऑक्सीजन -2 में होता है, O2 में ऑक्सीजन 0 पे होता है। तो हम ऐसा स्पीशीज देखेंगे जो जीरो से सॉरी -2 पे भी जा पाए, 0 पे भी जा पाए। तो अगर हम ध्यान से देखें Na2O2 को, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, अगर रिड्यूस होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा -2 ऑक्सीजन में। तो जो Na2O2 होता है परऑक्साइड, उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्पेस व्हीकल्स में टू अब्जॉर्व CO2 एंड लिबरेट O2। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो आप याद रखना टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1, उसमें से एंगुलर नोड्स होती है हमारे पास L क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। n-l-1 क्या होती है हमारे पास, रेडियल नोड्स होती हैं। तो उसने पूछा है एंगुलर नोड्स को, तो एंगुलर नोड्स किसके इक्वल आएंगे हमारे पास, एंगुलर नोड्स इक्वल होंगे हमारे पास n की वैल्यू के, सॉरी l की वैल्यू के लिए। अब d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, अगर हम s की बात करें, s के लिए होती है l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो जितनी l की वैल्यू उतनी हमारे पास क्या हो जाएंगी, एंगुलर नोड्स हो जाएंगी। तो d ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, ठीक है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 kg ऑफ कैल्शियम इन 2 hours बाय इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस बाय द सेम करंट इन 2 hours। ठीक है ना, तो आपको अटोमिक वेट भी दिए हैं कैल्शियम और एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना होता है फैराडे सेकंड लॉ। यहाँ पे किसका यूज़ करना है, हमने फैराडे सेकंड लॉ का यूज़ करना है, फैराडे सेकंड लॉ। ये फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, जितना भी मास डिपॉजिट होता है, मास डिपॉजिट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय, है ना, मतलब बेसिकली क्या बोलता है वो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके कैल्शियम के किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के और कैल्शियम के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम पढ़ाते हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे सेकंड लॉ के अंदर। तो यहाँ पे होगा क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं, मास डिपॉजिट कितना है कैल्शियम के लिए, तो हमें दिया है 40 kg, तो हम W कैल्शियम लिख लेते हैं एक बार, तो ओवर इट्स इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कितना होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमने फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना दिया हमें, प्रोड्यूस हुआ है 40 kg। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय n फैक्टर। सिमिलरली वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमने फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय इट्स n फैक्टर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 40 kg, अब हमारे पास मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, 40 आपको दिया है, और n फैक्टर कितना होता है कैल्शियम का हमारे लिए, क्योंकि +2 में होता है तो इसका n फैक्टर होता है 2। सिमिलरली वेट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, हमने फाइंड आउट करना है ओवर मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम है 27, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बस इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, ये 20 पे कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारे पास 9 पे। तो 40 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू W ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 9, सॉरी यहाँ पे आएगा, हाँ 9 आ जाएगा, तो ये 2 पे कट जाएगा। तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2, ये 18 kg आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर आना था
वो था 18 kg, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो ये वाली तो डिक्रीज होगी। ई वाला तो ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ये ऑल वाला भी नहीं होगा। ये डेंसिटी जनरली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो ये वाली सही है। ये मेटेलिक रिएक्टर बिल्कुल इंक्रीज होता है। मेटेलिक रिएक्टर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, मेटेलिक रिएक्टर बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। आयनिक रेडियस सबको पता है सही है, ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, तो सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कली मेटल को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, काफ़ी फेमस रिएक्शन होती है, आपको पता है। तो जो सोल्यूशन होता है हमारे पास ब्लू कलर का हो जाता है। तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, ये इट बिकम्स ब्रॉन्ज कलर ऑन कंसनट्रेशन। देखो जब हम कंसनट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो जो सोल्यूशन का कलर है ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तब पढ़ते हैं बच्चे कि जब हम अमोनिया को, ठीक है ना, एल्कली मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, या किसी भी एल्कली मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है एल्कली मेटल, उसको कौन सराउंड कर लेता है, अमोनिया सराउंड कर लेता है। उसको कौन सराउंड कर लेता है, अमोनिया सराउंड कर लेते हैं। इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सोल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू होता है, और जो इलेक्ट्रॉन अनपेड है इसलिए सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता है। सोल्यूशन हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और जब हम इस सोल्यूशन को कंसनट्रेशन इंक्रीज करते हैं इसकी, ठीक है, अमोनिया की, तो इस केस में जो सोल्यूशन का कलर होता है वो ब्रोंज हो जाता है। ये सभी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो ये कंडक्टिंग नेचर का भी होता है। तो ये सोल्यूशन होता है हमारे पास कंडक्टिंग नेचर का भी होता है। तो देखो ऑप्शन थर्ड गलत है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज सोल्यूशन डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक होता है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 27, आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, कोई आपको सॉल्ट दिया है AX3 टाइप का। तो AX3 टाइप का सोल्यूशन हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया है कैसे टूटेगा, A+3 + 3x-, ठीक है। लेट कर लो सॉल्युबिलिटी क्या है, S है। तो अगर हम देखें इसकी सॉल्युबिलिटी S, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट है 3s, तो KSP का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। A+3 + x- जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर 1 जाता है। तो A+3 की कंसनट्रेशन कितनी है, S है, पावर 1 है। ये x-3 की कंसनट्रेशन 3s है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो S × 20 S s क्यूब, S × 20 S s क्यूब मतलब हो जाएगा 27 S⁴। इसका आंसर जो होगा फाइनली हमारे पास हो जाएगा 20 S⁴ पावर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121। तो इसमें आपसे पूछा गया है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। 100 ml ऑफ ऑक्सीजन लिया, अमोनिया लिया एंड CO2 लिया एट STP। तो आप लोगों ने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा होगा। ये एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है हमारे पास, कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होता है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस लाइन का हमारे पास क्या मीनिंग है, अगर आप एक फिक्स वॉल्यूम ले लेते, तो जैसे हमने 100 ml वॉल्यूम ले लिया और कंडीशंस हमने STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो हर एक गैस का इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा। अगर
हम यहाँ पे 100 ml ऑक्सीजन ले लें या 100 ml अमोनिया ले लें STP कंडीशंस के ऊपर, या हम ले लें 100 ml CO2, सबका वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा। सबका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम सेम लिया है हमने, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे? सब में सेम आएंगे। ये सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये कौन सा रूल था हमारे पास? ये रूल था हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। तो आपने गैसीय स्टेट में 4 लॉ डिस्कस करने होते हैं, बॉयल्स लॉ, गिले-सैक्स लॉ, उसके अलावा हमारे पास चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, ग्राहम्स लॉ, ये भी आपने डिस्कस करने होते हैं। तो बस इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि इक्वल वॉल्यूम शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे शेप पूछा है इस वाले कॉम्प्लेक्स की, तो ध्यान से देखो। इसमें पहले तो हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? ये कॉपर के ऊपर X मान लेते हैं, ठीक है। अमोनिया न्यूट्रल होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो X इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। मतलब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो D9 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो अगर हम 3D9 को ड्रॉ करें, 3D9 कुछ इस तरह का होता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके आगे हमारे पास 4s होता है, 4p होता है। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है ना, पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास पॉसिबल होते हैं। एक होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब अंदरला डी यूज़ करते हैं, तब जो हमारे पास शेप बनती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तब उसको क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। बट जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तब जो शेप होती है हमारे पास वो होती है टेट्राहेड्रल। तब कौन सी शेप होती है हमारे पास? टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं 3D में। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम डी का अंदर वाला डी खाली कर पाए, बट ये स्पेशल केस होता है, ठीक है। ये याद कर लेना, कॉपर का अमोनिया के साथ क्या होता है? स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस है तभी तो एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। इसको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। एक क्लास में हम एज इट इज़ ये वाला एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या? जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसफर हो चुका है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक अंदरला डी, एक एस और 2p, तो ये वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो होगा DsP2। हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अगर हमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है तो उस केस में जो हमारी शेप होगी, शेप कौन सी हो जाएगी? शेप हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। ये शेप कौन सी हो जाएगी हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। देखो, 2 ऑप्शन तो आप डायरेक्टली काट सकते थे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं, या तो टेट्राहेड्रल या हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन कट जाता है, ये वाला। इन दोनों में से सोचना होता है कि स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल। तो हमने पूरा मेथड समझ लिया है। बस डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस का सिर्फ एक केस याद करना होता है आपको, जब कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो या एवरेज रेट लिखना हो, ठीक है, तो एवरेज रेट किसकी इक्वल आ जाएगा? -12। रिएक्टेंट्स के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, इज इक्वल टू +1/4 DNO2/dt इज इक्वल टू ये +1 DO2/dt।
क्लियर है? चलो ये पॉइंट हमें क्लियर है। उसके बाद देखो उसने पूछा क्या है, एवरेज रेट दिया है आपको और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 मतलब उसने पूछी है वैल्यू dNO2/dt की। क्लियर है? तो हम यहाँ से कंपेयर कर देते हैं। जो एवरेज रेट आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस हाफ dNO2/dt। बट हमने तो फाइंड आउट करना है dNO2/dt, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स एवरेज रेट। और हमें एवरेज रेट कितनी दी है, 4 इंटू जो एवरेज रेट दी हमें 6.79 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 7 अप्रॉक्सीमेट, 7 इंटू 4 28, तो 28 2.7 वाला ऑप्शन बन जाएगा। देखो इजी कैलकुलेशन है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा पा रहे हो तो यहाँ पे 2.72 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, हमें बेसिसिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। तो बेसिसिटी में देखो जो ये वाला लोन पेयर है वो डायरेक्ट एरोमेटिसिटी का पार्ट है, मतलब डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, मतलब ये डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये डायरेक्ट हमारे पास क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो कभी भी डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसको हम पायरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पायरोल बोलते हैं। तो ये तो काफ़ी लीस्ट बेसिक होगा। बेसिसिटी का मतलब ही क्या होता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी। अब जिस स्पीशीज के लोन पेयर ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया वो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास, तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखो आंसर तो मुझे मिल चुका है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बट मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो देखो जब भी कभी डबल बॉन्ड के साथ ऐसा एटम अटैच हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे थर्ड स्ट्रक्चर देखो, पिरिडीन में यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बट ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर कोई रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। उसके बाद 2 नंबर पे भी लोन पेयर है, ये भी फ्री लोन पेयर है, और यहाँ से इसको स्टेबलाइजेशन के थ्रू प्लस आई लग रहा है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रिनेटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे अमोनिया का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, ठीक है, ये भी लीस्ट बेसिक है। बट फर्स्ट और फोर्थ में ज़्यादा बेसिसिटी कम किसकी होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, सिंपल रेजोनेंस है। बट यहाँ पे तो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में काम आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाने में काम आ रहा है। तो ये वाला लोन पेयर तो कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा बेसिक सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद आ जाएगा फोर्थ एंड फिर आ जाएगा फर्स्ट। ये बेसिक आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो हमारे पास सोडियम फिनेट को हमने रिएक्ट करवाया एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये तो। जो हमारे पास सोडियम फिनेट होता है, सोडियम फिनॉक्साइड को ही बोल देते हैं हम। फिनॉक्साइड क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये फिनॉक्साइड होता है, नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए Na+ है, कुछ नहीं है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है हमने, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड ये वाला होता है। तो हमने फाइनल प्रोडक्ट बताना है, कुछ नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मेशन देखो, ओ CO नेगेटिव, यहाँ पे Cl है और इसके ऊपर एक CH3 भी अटैच है। अब फिर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वापस आएगी और ये Cl बाहर हो जाएगा। ऑक्सीजन C+O CH3, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये एसिटिक एसिड है, तो देखो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो यहाँ से मैंने एक H हटाया और उसकी जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल एसीटेट। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल एसीटेट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है
डेट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ, पहले एडिशन हुई, ठीक है, मतलब एक तरह का हमारे पास सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म ही हुआ, और इसका नाम होता है SNAE। ये मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, SNAE। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। पहले हमने एडिशन किया, फिर हमने एलिमिनेशन किया। उसके बाद देखो आपसे पूछा है रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1। तो रिएक्टिविटी SN की टूवर्ड्स रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जितना ज़्यादा कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतनी SN1 की रेट क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। तो पहला स्ट्रक्चर देखो, पहला कुछ इस तरह का दिया है हमें। ठीक है, Br हटाना है, ठीक है, हेलोजन को हटाना है आपने, और पॉजिटिव चार्ज बनाना है। हेलोजन को हटाना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे, पहले केस में बना दिया मैंने। ठीक है, सेकंड केस में देखो, ये C6H5 रिंग होती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। थर्ड केस में, तो भाई थर्ड केस में तो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। ये थर्ड वाला केस में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फोर्थ वाले केस में क्या है, ये बियर हटाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। देखो स्टेबल सारी हैं, बट अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये दो दो रिंग्स के साथ, ठीक है, दो दो रिंग्स के साथ रेजोनेंस कर रहा है ये वाला कार्बोकटाइन, बट ये भी तो दो दो रिंग के साथ कर रहा है, बट यहाँ पे साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी 3 है। ठीक है, 2 रिंग का रेजोनेंस हो गया, वो तो पहले वाले में भी है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पे 2 रिंग का रेजोनेंस तो है, बट कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब थर्ड वाला क्या हो गया हमारे पास, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन हो गया। थर्ड वाला क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन हो गया। और जितना स्टेबल कार्बोकटाइन उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो हमारे पास 1 फिनाइल 2 क्लोरो प्रोपेन की रिएक्शन करवाई है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में हमें पता है एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, E2 मैकेनिज्म, या इसको हम बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है हमारे पास, E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो दिया क्या आपको 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मेरे पास प्रोपेन है सिंपल, ये मेरे पास प्रोपेन है सिंपल। ठीक है, इसकी 1 नंबर पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच कर दो। ये 1 नंबर पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप, चलो इसको मैं 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया। एंड 2 नंबर पोजीशन पे क्लोरो को ऐड कर दो। तो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो आपको बताना है कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो आपको पता है अल्कोहलिक क्यूएच में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। तो होता क्या है इसमें, जिस हेलोजन के साथ कार्बन अटैच है इसको हम अल्फा कार्बन, और साथ वाले कार्बन क्या होते हैं, बीटा कार्बन्स। तो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन जाता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है। तो हम दोनों पे एक बार अल्फा से क्लोरीन और बीटा से एच रिमूव करते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ से एच जाएगा, दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, तो उनमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये वाला पॉसिबल है, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट जो पॉसिबल है हमारे पास कुछ इस टाइप का। है ना, अब हमें डिसाइड करना है कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। तो ये वाला ऑब्वियस ही बात है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है और डायरेक्ट रिंग के साथ कॉन्जुगेशन भी है। ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो गया। तो इस मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3, ये 1 पे फिनाइल है और प्रोपिन है, 1 फिनाइल प्रोपिन बन जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर सेकंड वाले कंपाउंड का हमने नाम डिसाइड करना हो, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, ये 3 फिनाइल प्रोपिन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपिन, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है
दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो H2S इज मोर एसिडिक देन H2। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है H प्लस लूज करना। एसिडिक स्ट्रेंथ का हमारे पास क्या मीनिंग होता है? H प्लस देने की टेंडेंसी, H प्लस लूजिंग टेंडेंसी। अब देखो हमारे पास एक है H2 जिसमें OH बॉन्ड है, जो कि ऑक्सीजन छोटा एटम होता है तो बॉन्ड भी इनका छोटा होता है, और SH का बॉन्ड क्या है, काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू OH। तो जो बॉन्ड लंबा होता है ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा तो सल्फर से H ईजिली रिमूव हो जाएगा, तो H प्लस ईजिली दे देगा, तो ईजिली दे देगा, इसीलिए H2S क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। ठीक है ना, बिकॉज HS का बॉन्ड क्या होता है, रिलेटिवली वीक होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन आपका, इसमें आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1,3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में क्या करवानी होती है, हमने सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस करवानी होती है। ये पेरिसाइक्लिक का पार्ट है। पेरिसाइक्लिक से एक दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आर ग्रुप क्या है हमारे पास, अटैच है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास होगा क्या, सिग्मा ट्रॉपिक में कैसे करवाना होता है, जिस हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है इसको नंबर 1 दे दो, और साथ वाले अल्काइल ग्रुप को भी 1 नंबर दे दो। क्लियर है, ये आपको पढ़ाया जाता है। और इसको आगे 2 नंबर, इसको 3 नंबर। ठीक है, हमने क्या करना है, आर का शिफ्ट करना है। ठीक है, किसका शिफ्ट करना है, आर का शिफ्ट करना है, अल्काइल को माइग्रेट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से 1 से लेके 3 पोजीशन तक, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 1,3 अल्काइल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। सिग्मा ट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आर का सिग्मा बॉन्ड है इसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ के यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो सिचुएशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी आर आ गया, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, और इसके साथ 2 ग्रुप्स के हैं अटैच है। तो फाइनल हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट नजर आएगा। इसको हम सिग्मा ट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड को माइग्रेट किया ओवर द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर है, तो इसलिए इनको हम सिग्मा ट्रॉपिक, और सिग्मा ट्रॉपिक में ही 1,3 अल्काइल शिफ्ट का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो ये तो इजी है, आपको मैच द कॉलम करने हैं। पहले अमोनिकल AgNO3। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये सिल्वरमेरी टेस्ट होता है जिसको हम टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड दे सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देंगे, ये क्लियर है। देखो HiO4 को हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड क्या करता है, जो इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, इनका क्लीवेज करता है। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं इनका ये क्लीवेज करने में काम आता है, इस तरह के बॉन्ड्स का। तो इसका जो आंसर आएगा विसिनल OH का हो सकता है। ठीक है, उससे हम करवा सकते हैं HiO4 की रिएक्शन। उसके बाद देखो एल्कलाइन KMnO4, आपको पता है डबल बॉन्ड के साथ एल्कलाइन KMnO4 रिएक्शन करता है, जैसे हमारा ओजोनोलिसिस होता है वैसे टाइप का रिएक्शन होता है। उसके क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, तो वो प्राइमरी अमीन्स का टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट या इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी को हम हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, या कार्बाइल अमीन टेस्ट भी हम इसको बोल देते हैं। तो ए का मैच होगा सेकंड के साथ। देखो एक से ही हमारा ऑप्शन आ गया था, लो नहीं है, एक से याद चेक करने पड़ेंगे। बी का थर्ड हो जाएगा, सी का हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। हाँ देखो ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट बन रहा है। उसके बाद देखो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होंगी। 130 नंबर 1 क्वेश्चन है। तो देखो हमने किसी चीज़ को तोड़ा है, ये PCl5 को तोड़ा है, तोड़ने के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या होगा, PCl5 को तोड़ा है तो तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ग्रेटर देन 0। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमने PCl को तोड़ा है, PCl3 एंड Cl2 में। उसके बाद देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो रैंडमनेस भी बढ़ जाता है, और अगर रैंडमनेस बढ़ता है तो इंट्रोपी भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। इंट्रोपी होती क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ रही है, अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो इंट्रोपी बढ़ रही है, तो इंट्रोपी चेंज भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा H भी पॉजिटिव एंड डेल्टा S भी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या बन जाएगी? करेक्ट बन जाएगी। उसके बाद देखो आपसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या फंडा होता है? अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्साइड्स में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये टॉप टू बॉटम हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर सेम ना एक एटम हो, सेम एटम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट हो, ये सेम एटम हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, तो उस केस में एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास सेम एटम के ऊपर, ठीक है ना, हमें कंपेयर करना हो तो जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो देखो पहले केस में सल्फर के ऊपर +4 है, यहाँ पे +6 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि +6 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे टॉप टू बॉटम, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये ऑर्डर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, CO2 देखो पहले बोरोन आता है फिर कार्बन, ठीक है, उल्टा ऑर्डर है ये तो, ये बोरोन पहले पे आना चाहिए था, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ये ऑर्डर बनना चाहिए था, ये भी गलत है। हाँ ये परफेक्ट लग रहा है। देखो सबसे ज़्यादा सल्फर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +3 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो पहले कार्बन की निकाल लेते हैं, +4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की +5 है और यहाँ पे बोरोन की +3 है, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो परफेक्ट ऑर्डर तो एक ही बन रहा है जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन देखना है तो यूट्यूब पे मेरे जो HTET PGT 2022 का वीडियो सोल्यूशन है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, और एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था HTET के, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे हम इंजाइम कैटलिसिस को अप्लाई करते हैं। तो अभी तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बट जिन स्टूडेंट्स ने HTET PGT 2022 वाला पेपर का सोल्यूशन नहीं देखा है वो डेफिनेटली जाके देखना, वहाँ पे मैंने इसको पूरा डिटेल में बढ़ाया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, और ये 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है, तो आपको तो ये एज इट इज़ विद ऑप्शंस याद करके जाने। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, पहले तो वो इस वीडियो को लाइक कर दें, ये लाइक करने से हमारी मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम और वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएंगे। उसके अलावा आप अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट एक्चुअल में सीरियसली प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे, ये बिल्कुल 250 रुपीज़ में आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा आपको जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और इनकी जो PDF है, देखो वीडियो सॉल्यूशन तो आपको यूट्यूब पे मिल गया है, और जो इनकी PDF है वो भी सेम बैच में मिल जाएगी। और जो 5 टेस्ट हैं आप टेस्ट की फॉर्म में लगा सकते हो, मतलब जो आपके 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप टेस्ट की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हो, तो आपकी डेफिनेटली कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्टअप हो जाएगा। कितने रुपीज़ में? सिर्फ 250 रुपीज़ में, ठीक है। टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है इसमें, ये टोटल 50 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है इस ऑफर प्राइस में। एक्चुअल प्राइस इसकी आप देखोगे
तो कोई 700, कोई 1000, 1000 इस तरह से लेते हैं। बट हमने बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे, जिसमें हमारी जस्ट ऐप की कॉस्ट निकल रही है, उस पर आपको एचटेट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है, केमिस्ट्री A to Z। केमिस्ट्री A to Z ऐप है, वहाँ पे डाउनलोड करनी है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्टोर की ऑप्शन आएगी। तो स्टोर के ऑप्शन में आपको एचटेट का बैच दिख जाएगा। तो स्टोर के ऑप्शन में आपको एचटेट का बैच दिख जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो इन जस्ट 250 रुपीज़। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पीएच होता है ब्लड का, वो मेंटेन करता है। उसको मेंटेन कौन करता है, हमारे पास बफर सोल्यूशन करता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच है, उसको मेंटेन करने के लिए हम बफर सोल्यूशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कौन सा बफर यूज़ किया जाता है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट का। ये याद कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, याद करने वाला पॉइंट है। देखो बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो अपने अंदर होने वाले पीएच चेंज में क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। मतलब अगर एसिड डालेंगे तो वो पीएच घटने नहीं देगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने नहीं देगा। तो जो अपना बफर सोल्यूशन होता है उसका पीएच ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का जो हमारे पास बफर सोल्यूशन होता है, वो हमारे पीएच की, जो ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देखो, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। डिफिकल्ट नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने आईआर पढ़ी और डाटा याद किया है। देखो डाटा याद करना इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट था हमारे पास। तो देखो, अगर जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है, अगर एक स्ट्रॉन्ग बैंड मिला है 3300 पे, तो ये ऑब्वियस ही बात है OH की डाटा होता है, ठीक है ना, OH का डाटा होता है हमारे पास। तो देख लो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। देखो बाकी वैल्यूज़ भी हम देख सकते थे, बट एक OH की वैल्यू से हम ज़्यादा जज कर पा रहे हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डाटा तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ NMR सिग्नल पूछे हैं और ये क्वेश्चन बोनस किया था। ये क्वेश्चन बोनस किया था क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। देखो हमारे पास क्लियर हो रहा है कि ये वाले 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे 2 सिग्नल आने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्नल आने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गए। इसमें देखो ये होता है TSM, इसको हम बोलते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसको हम क्या बोलते हैं, TMS, ठीक है, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है और इसका डेल्टा वैल्यू 0 होता है। तो इसमें सभी हाइड्रोजन 12 प्रोटॉन्स क्या हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसका कितना सिग्नल आएगा, एक सिग्नल आएगा, एक शार्प सिग्नल आता है इसका। तो दूसरे का 1 आएगा। देखो ये वाला ऑप्शन भी कट गया फिर। तो लो हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है वो फर्स्ट ही करेक्ट बच रहा है। बट थर्ड वाला देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन एक जैसे हैं सारे, तो इनका एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 सिग्नल आने चाहिए थे, बट यहाँ पे ऑप्शन में 3 दिया है। तो ये क्वेश्चन बोनस क्या था, ठीक है ना। बट हाँ, अगर इसका करेक्ट आंसर मार्क करते तो ऑप्शन फर्स्ट ही बनता। वैसे ये क्वेश्चन हमारे पास बोनस गया था, बट अगर मार्क करना होता तो हम इसको क्या करते, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को ही मार्क करते। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बोनस गया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा था स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। देखो जो ऊपर वाला लिथियम होता है उसका ऑक्साइड स्टेबल होता है, सोडियम का पर ऑक्साइड स्टेबल होता है, और जो हमारे पास बच गए पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके सुपर ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपको आंसर करना हो तो आप हमेशा करना सबसे ज़्यादा नॉर्मल ऑक्साइड, फिर पर ऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड। वैसे ये क्वेश्चन बोनस है, बट अगर फ्यूचर में आता है तो आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड, फिर पर ऑक्साइड और उसके बाद सुपर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, और ऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। वो इस लिंकेज को हम पर ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, या एक के ऊपर -1/2 चार्ज होता है। इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स।
नेक्स्ट देखो हमारे पास, अगर हमने इस सेल के अंदर H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो देखो अगर हम यहाँ पे नर्स इक्वेशन लगाएं, तो नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन, ये लो ऑफ, ठीक है, ऊपर क्या आएगा जिंक +2 का कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर ओवर, ठीक है, H+ क्या स्क्वायर। तो अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 को इंक्रीज कर दिया, तो अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 को इंक्रीज कर दिया तो H+ बढ़ जाएगा। H+ बढ़ने का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी वैल्यू अगर नीचे वाली टर्म बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। अगर कम होगी बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट में से कुछ कम हो रहा है, अब कम क्वांटिटी कम हो रही है, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ई सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम इस इक्विलिब्रियम को देखें, अगर हमने H+ को ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा H+ कम हो, तो H+ को कम कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाया है, तो एक तो ई सेल बढ़ जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो हमारे पास, ठीक है, ए करंट ऑफ दिस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर 1000 सेकेंड, गिवन 1 फैराड इज दिस एंड अमाउंट ऑफ NaOH पूछा है फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको पता होगा फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये फैराडे हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या होता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास W होता है वे डिपॉजिट और लिबरेटेड, वो होता है ZIT की इक्वल। यहाँ पे I करंट होता है, T टाइम होता है और Z क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट इक्विवेलेंट होता है। तो इसकी अगर हम वैल्यू लिखें, ये इक्विवेलेंट मास ओवर 96500 इंटू I इंटू T। अब देखो हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट होगा NaOH का, क्योंकि हमने NaOH का मास फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, उसका मोलर मास डिवाइड बाय N फैक्टर। तो मोलर मास NaOH का 40 होता है, N फैक्टर, ठीक है, इसका 1 ही हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू आ गई 40 डिवाइड बाई 96500 इंटू आई हमें दिया है करंट कितना दिया है 9.65 और टाइम दिया है 1000 सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 इंटू 9650 डिवाइड बाई 96500, तो ये 10 पे कट जाएगा, 10 और 40 4 पे कट जाएंगे, तो जो आंसर आएगा हमारे पास डेट इज़ 4.0 ग्राम्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, इट इज़ सोडियम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो सोडियम एक अच्छा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल बन जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नोबल गैस बन गई, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और जो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइज, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है हमारे पास n होता है और n से कम वैल्यू होती है l की, है ना, तो यहाँ पे n l ये भी पॉसिबल है, n l ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। देखो एन एल के बेस के ऊपर तो सारे पॉसिबल है, बट अगर हम ध्यान से देखें जो एम एल की वैल्यू होती है, एम की वैल्यू होती है -L2 + L होती है, ठीक है, एम की वैल्यू -L2 + L होती है। अगर यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यूज क्या हो सकती थी, -2 -1 0 +1 +2, बट -3 कभी नहीं हो सकती थी। तो जो फोर्थ वाला क्वांटम नंबर है ये हमारे पास गलत है, ठीक है ना, ये वाला गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन भी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको क्वांटम नंबर्स डेफिनेटली अच्छे से पढ़ कर जाने हैं कि क्वांटम नंबर से हर साल क्वेश्चन आता है,
जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इजी टॉपिक एंड स्कोरिंग टॉपिक होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है? देखो चिलेट कब फॉर्म होता है, अगर हमारे पास सारे लिगेंड्स मोनोडेंटेड हुए, तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स के केस में कोई चिलेश नहीं बनता। चिलेट का मतलब होता है रिंग, ठीक है। रिंग बनने के लिए एटलीस्ट बाईडेंटेड लिगेंड होना कंपलसरी है। जैसे पहले है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमीटो, इसको हम बोलते हैं डीएमजी। तो ये क्या होता है? एक बाईडेंटेड लिगेंड होता है। ये क्या होता है हमारे पास? बाईडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये चिलेट फॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। इथाइलिन डाईमीन टेट्रा टेट्रा थायोसाइनेटो, ये भी हमारे पास क्या है? ये तो पॉलीडेंटेड हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी चिलेट बनाएगा। ये टेट्रा अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट, यहाँ पे मुझे कोई भी, देखो टेट्रा अमीन अमोनिया है, अमोनिया तो मोनोडेंटेड होता है, दो क्लोरो हैं, ये भी मोनोडेंटेड है, तो यहाँ पे मोनोडेंटेड प्रेजेंट है, कोई चिलेशन नहीं होगा, नो चिलेशन। तो इस केस में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम विदाउट पेन ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी है, तो मान लो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा ए है उसको एक्स मान लो, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी वाई मान लो, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ए इंटू ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अब हमने एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करना है, तो इसके बाद अगर हमने ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकालना है या बी के रिस्पेक्ट निकालना है, अगर ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी का ऐसा डाटा चूज करो जिसमें बी की कंसेंट्रेशन सेम रहे। तो अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मैं बी का ऐसा डाटा चूज करूंगा, मतलब जिसमें जो बी की वैल्यू है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो बी हमने कांस्टेंट मान लिया। अब देखो जो ए की कंसेंट्रेशन है पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट से, जब हम ए की वैल्यू डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है? रेट भी डबल हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट भी डबल हो रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेट भी बढ़ रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू तो हमें क्लियर हो गया है कि एक्स की वैल्यू वन आएगी। अब हमें बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो अगर हमें बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हमने ऐसा डाटा चूज करना है जिसमें ए सेम हो, ठीक है। ए सेम हुआ तो अब हमने क्या कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया। देखो बी की कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट में कोई चेंज नहीं आया। बी की कंसंट्रेशन को चेंज करने पे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू वी जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा जीरो, मतलब वाई की वैल्यू आ गई जीरो। तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ए इंटू ए की पावर वन एंड बी की पावर जीरो। तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा? ए इंटू ए की पावर वन। तो देखो विदाउट पेन ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसको हम बोलेंगे क्या? तो देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, प्रोडक्ट का वन मोल फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म। कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म होती है ग्रेफाइट और हाइड्रोजन की होती है H2। तो जब एक मोल बनता है उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पूरे कोई हाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा, कोई कंबशन नहीं हो रहा, कोई वेपराइजेशन नहीं हो रहा। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद देखो 2s के लिए हमारे पास एनर्जी का क्या ऑर्डर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार HTET के अंदर रिपीट कर चुका है। तो आपको पता है हमने 2s के लिए एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? अगर आपने पढ़ा हो -13.6 इंटू जो हमारे पास फॉर्मूला होता है जेड स्क्र ओवर एन स्क्र। मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, बट विद नेगेटिव साइन है तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एन के साथ तो ये है, बट उसने तो एन फिक्स कर दिया 2s, तो एन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो अब हमारे पास जो एनर्जी डिपेंड करेगी वो जेड स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, देखो एन तो फिक्स हो चुका है क्वेश्चन में, तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा
एनर्जी नेगेटिव में बढ़ेगी, मतलब एनर्जी उल्टा कम होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन की, फिर जैसे जैसे जेड बढ़ेगा एनर्जी कम होती रहेगी। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो हमारे पास आपसे पूछा गया है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको तो, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से देखो NaCl से कितने क्लोराइड आयन आएंगे, एक क्लोराइड आयन आएंगे। तो NaCl की अगर हम कंसंट्रेशन निकालें, मतलब NaCl के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन निकालें, जब मिलीमोल्स निकाल लेते हैं, तो मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml ले लो, मिलीमोल्स निकाल रहे हैं ना। तो 3 मोलर इंटू 300, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 900 मिलीमोल्स। तो 900 मिलीमोल्स क्लोराइड कहाँ से आ जाएंगे, NaCl से आ जाएंगे। उसका BaCl2, देखो एक BaCl2 दो क्लोराइड आयन देगा, तो यहाँ पे दो क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो BaCl2 से टोटल मिलीमोल्स कितने मिलेंगे, मिलीमोल्स ऑफ क्लोराइड। देखो अगर BaCl2 देखते तो 200 इंटू 4 मिलीमोल्स, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज BaCl2 दो क्लोराइड आयन दे रहा है, उसने क्लोराइड आयन का ही पूछा है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 8 दूनी 1600, ठीक है, 1600 मिलीमोल्स क्लोराइड आयन कहाँ से आएंगे हमारे पास, BaCl2 से। फिर 900 कहाँ से आए, NaCl से। तो टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए क्लोराइड के, टोटल मिलीमोल्स कितने आ गए क्लोराइड के, 900 प्लस 1600, ये आ जाएगा हमारे पास 2500 मिलीमोल्स, 2500 मिलीमोल्स आ जाएंगे। तो हमने निकालनी है कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो कंसनट्रेशन किसकी इक्वल आएगी, टोटल मिलीमोल्स ओवर वॉल्यूम ले लो टोटल, या आप टोटल वॉल्यूम को आप ml के अंदर ले लेना। अगर ऊपर मोल्स लेते नीचे लीटर ले लेते, ऊपर मिलीमोल्स लिए हैं नीचे भी ml ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 2500 टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, पहले 300 था फिर 200, मतलब टोटल 300 प्लस 200 500 हो जाएगा। तो ये 500 2500 ओवर 500, तो ये 5 बच जाएगा। तो जो हमारे पास कंसनट्रेशन आएगी वो हो जाएगी 5 मोलर। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कम एनर्जी देनी पड़ी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। A+2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब A3 सबसे बड़ा होता है, फिर A2 फिर A1, मतलब जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है उनकी वैल्यूज कंटिन्यूसली बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा मैक्सिमम रेडियस, देखो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस कम होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम होता है। तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस कम होगा, पॉजिटिव चार्ज जिसमें सबसे कम होगा उसका मैक्सिमम रेडियस होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, सबसे कम है, इसका मैक्सिमम रेडियस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन को मैं विद इन सेकेंड्स करवाता हूँ बच्चों को, ठीक है, जब हम क्लास में करवाते हैं तो ये क्वेश्चन सेकेंड्स के होते हैं। तो यहाँ पे 75% रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि 75% का मतलब क्लास में बच्चों को याद करवाया जाता है 2 टाइम्स T½ ठीक है। और T50% का क्या मतलब होता है T½ तो उसने आपको दिया है 75% रिएक्शन 32 मिनट्स में, मतलब 2 T½ की वैल्यू उसको दिया है आपको 32, तो T½ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 मिनट्स, है ना। बच्चे पूरा मेथड लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में करते हैं विदाउट पेन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हाफ लाइफ पीरियड बचा उसने T50% वो आ जाएगा 16 मिनट्स। उसके बाद देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट S ब्लॉक्स। तो ये पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है ना, पहली स्टेटमेंट ही बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बेरिलियम का सबसे छोटा होता है ग्रुप 2 में। देखो बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर रेडियम होता है। तो बेरियम सबसे छोटा होता है,
टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। देखो लिथियम इज मोस्ट मेटेलिक ऐसा नहीं होता, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। मैग्नीशियम इम्पार्ट रेड कलर टू द फ्लेम, तो आपको वो कलर याद करने पड़ेंगे। वैसे तो मैग्नीशियम फ्लेम के साथ कोई कलर देता ही नहीं है, ये आपको पढ़ाया जाता है। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं फ्लेम कलर अपने को पास नहीं देते, बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। उसके बाद सीजियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर, ये एक्वस फेज के अंदर जो लिथियम होता है वो क्या होता है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये उसका रीजन होता है हमारे पास, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, उनके बेस के ऊपर एक्सप्लेन किया जाता है। बट हमें करेक्ट आंसर बताना था, करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे टोटल 60 क्वेश्चन थे, हर एक सोल्यूशन को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। आप यूट्यूब चेक कर लेना, आपको कहीं पे भी इतनी डिटेल में सारे वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कि बाकी जगह पे आपको कोर्स मिल रहा होगा 1000, 1500, 2000, ठीक, टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, बट यहाँ पे आपको हमारी ऐप के ऊपर केमिस्ट्री A to Z के ऊपर आपको पूरा जो टेस्ट सीरीज़ का बैच है सिर्फ 250 रुपीज़ में मिल जाएगा। देखो अपने करियर के लिए इतनी फीस तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। 250 पे कुछ नहीं होते, ठीक है ना। आजकल हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो एक मंथ का भी हम 1500 रुपये देते हैं। तो आपने इस कंटेंट को वैल्यू करना है, ठीक है ना। आपने ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट लगाने से आपको क्या बेनिफिट होगा, जो आपकी रैंक है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, 6000 में से सिर्फ 475 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे। चलो लास्ट टाइम गया अभी, बट इस बार 6000 में से एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार बंदा क्वालिफाई करना चाहिए। बिकॉज नेक्स्ट ईयर हरियाणा में आपको पता है पीजीटी की वैकेंसीज आ रही हैं, उसके लिए एचटेट पीजीटी हमारा क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो आप अपनी रेगुलर मेहनत करते रहो, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप 8437068169। और मैं आपको डेफिनेटली पर्सनल सजेशन है, कोई ज़्यादा आपके पास फीस का बर्डन नहीं है, केमिस्ट्री A to Z ऐप डाउनलोड करके 250 रुपये में टेस्ट सीरीज़ डेफिनेटली आप ज्वाइन करो। उससे आपको पता चलेगा कि जब आप टाइम के साथ टेस्ट लगाओगे आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है। आई होप आप लोग ने ये सेशन इन्जॉय किया होगा। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाता है बिकॉज हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट आप लोग को ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।